लोग सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। और आज ये सिंधु सभ्यता के कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और क्या थी सिंधु सभ्यता, कैसे विकास हुआ, खुदाई का क्रम क्या क्या रहा, कैसे क्या हुआ, ये सारे हम लोग जानेंगे। ठीक है। बाकी जो विनय हो गए, तौफीक हो गए, प्रिंस हो गए, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं सभी लोग? क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब तक सर। ये रहा आपके सामने आपकी हड़प्पा सभ्यता, हेलो। जिसमें हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जैसे कुछ लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, सर फेस नहीं दिख रहा है। गुड आफ्टरनून सर। मेरा हेलो फेस सर। देखकर क्या करेंगे बड़े भाई? वैसे मैंने स्क्रीन यहाँ पे शेयर किया है, तो जो मैंने पीडीएफ अटैच किया है वो पीडीएफ ही आपको दिखेगा। ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले ये बता दें ये क्लास किन किन लोगों के लिए है। तो ये जो क्लास है, पता ही है आप लोगों को, जिनका बीए ऑलरेडी जो कर रहे हैं बीए, उनके लिए तो ये स्पेशल है उनके लिए। और बाकी जो लोग भी बीए हेलो बीकॉम सर। बीएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वैलिड है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पे आपको जीके जीएस में रिलेट करता है। ठीक है। अभी हम किसी के आवाज़ नहीं सुनेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी क्लासे चल रही है और मैं जो है यहाँ पे एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ हूँ, तो इसलिए आपकी आवाज़ मेरी तक नहीं आ रही है। तो आप लोग कोशिश ये करेंगे कि आप सभी का माइक, सब लोग का आवाज़ मेरे तक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ना बोलें। ठीक है। जितने भी ऑल स्टूडेंट हैं उनकी आवाज़ को मैंने यहाँ से म्यूट कर रखा है, तो अब आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करें, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो हम लोग सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सभ्यता क्या होती है, क्योंकि आज हम लोग का पहला ही टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो ये सभ्यता क्या होती है, आपने अक्सर दो नाम सुना होगा, सभ्यता और संस्कृति। इस सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है, उसके बाद सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होती है, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ आप लोग को अंतर हमें देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, सभ्यता और संस्कृति। और आज थोड़ा सा आप लोग के क्लास में थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसका वजह ये है कि आज ये पहला आप लोग का ट्रायल क्लास है। ठीक है। क्योंकि इस क्लास के बारे में मुझे पहले से इन्फॉर्म नहीं था। आपके जावेद भाई साहब ने ये क्लास पहले से शेड्यूल कर दिया था और कुछ देर पहले हमको ये बताएं कि आज क्लास है बीए का। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर टेक्निकल इसमें कुछ इशू आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसे मैनेज करेंगे। ठीक है। जो टेक्निकल इशू आ रहे हैं थोड़ा उसे आप लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सभ्यता क्या होती है। सभ्यता जो है एक सामान्यता हम देखते हैं, सभ्यता और संस्कृति किसी विशेष समय काल में जो परंपराएं चलती है और किसी कारणवश वो परंपराएं हो गए या जो समाज हो गए, जो वहाँ के रीति रिवाज हो गए, जो विलुप्त हो जाते हैं और उसका अध्ययन हम वर्तमान समय में करते हैं, उसे ही हम लोग सभ्यता कहते हैं। ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि जो सभ्यताएं हैं वो प्राचीन काल में ही चलें, वो आधुनिक समय में भी जो कुछ ना कुछ रीति रिवाज होती है जो चलती रहती है,
कुछ परंपराएं होती है, तो कुछ को हम लोग रीति रिवाज, तो रीति रिवाज सामान्यतः हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो सभ्यता जो होता है वो किसी भी समाज की आंतरिक गतिविधियों को दर्शाता है, यानी कि उनका रहन सहन कैसे है, क्या है, ये सारी की सारी उनकी सभ्यता को दर्शाता है। जबकि जो संस्कृति होती है वो किसी समाज की क्या स्थिति है, क्या बोलो, जैसे उन लोग की पूजा शैली क्या है, पूजा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, ये सारी की सारी उनकी जो है वो सभ्यता को, सॉरी, संस्कृति को ये प्रदर्शित करती है। देखिए, आज ये जो क्लास है इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एडिट करके दे दूं, बाकी अगर इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में कोशिश करूँ दे दूं, क्योंकि इसमें आज जो है उतने अच्छे वे में नहीं हुआ, क्योंकि ये आज एक ट्रायल क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक ट्रायल करते हैं, उसके बाद जो है एक अच्छे वे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अच्छे वे में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इस क्लास के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के बारे में मुझे पहले से जानकारी नहीं थी, और जावेद भाई ने आपको कुछ देर पहले मुझे इन्फॉर्म किया कि ये क्लास आज शेड्यूल किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग वही 10 से 15 मिनट क्लास को इस करेंगे। बाकी हम लोग इस सभ्यता के बारे में हमने जान लिया कि सभ्यता क्या होती है, और ये किसी भी एक समाज का दर्पण होता है, या कुछ रहन सहन, या एक विशेष समय काल में एक विकसित रहन सहन होती है जिसका अध्ययन हम वर्तमान समय में करते हैं। जैसे ऐसा सामान्यतः कह सकते हैं, कुछ किताबों में हमें देखने को ये मिलता है, जो सभ्यताएं होती हैं, जो सभ्यताएं होती है, देखिए प्रिंस माइक कैसे ऑन होता है, मैंने माइक ऑलरेडी यहाँ से ऑफ कर रखा है। ठीक है, तो आप ऑन करने का कितना कोशिश करेंगे नहीं होगा, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्लास कीजिए ना, माइक के चक्कर में आप ना लगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका एक यहाँ पे पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ठीक है, डबल वॉइस आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क एरर होंगे जिसकी वजह से डबल वॉइस आ रहा है, बट इसको मैनेज कीजिए। ठीक है, चलिए अब नहीं, देखिए यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम, हाँ वो भी हो सकता है, यूट्यूब पर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ सहूलियत हो रही है, और आज कुछ टेक्निकल एरर के वजह से जो है प्रॉपर ढंग से हम लोग क्लासें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आवाजें डबल जा रही है क्या, अभी भी आवाजें डबल है क्या, अभी भी आवाज डबल है? अब ठीक हो गए होंगे। ठीक है, चलिए तो एक हम लोग टॉपिक कर लेते हैं, बाकी जो है हम लोग कोशिश करेंगे जो एक अच्छा होगा वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी जो मिली, सबसे पहले मैंने बता दिया ये सभ्यता क्या थी। जो एक हड़प्पा नामक एक सभ्यता थी, सभ्यता का मतलब मैंने अभी बताया कि वो समाज या वो गतिविधियां जो एक प्राचीन समय काल में वो चलती रहती थी। जैसे वर्तमान समय में मान के चलिए, एक जो ये सभ्यता हम लोग की भारतीय सभ्यता जो चल रही है, ये सभ्यता चलती जा रही है, और आगे चल के हो सकता है कि हमारी सभ्यता जो है वो किसी कारण बस नष्ट हो जाए। जैसे आपने देखा कोरोना काल आया था, इस कोरोना काल में भी हो सकता है कि सारे के सारे जितने भारतीय लोग थे, सारे के सारे लोग समाप्त हो सकते थे, सारे लोगों का निधन हो सकता था, क्योंकि ये महामारी चली हुई थी। तो आगे चल के हम लोग के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं, वे लोग भी ये कहते हैं भारतीय सभ्यता ऐसी थी, वैसी थी, भारतीय सभ्यता की विशेषता ये थी, वे भारतीय सभ्यता इतने समय से लेकर और इतने समय तक विकसित रहे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु सभ्यता विकसित थी हमारे देश में, और हमारे ही देश में नहीं, बहुत सारे देशों में इसका हमें क्षेत्रफल देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ मिला, आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो ये जो सभ्यताएं थी, तो ये सिंधु सभ्यता चलती रही, और इसमें बहुत सारे कारण बताए गए। अलग अलग विद्वानों ने बताया कि हो सकता है ज्वालामुखी आया, ज्वालामुखी के कारण इसका विनाश हो गया। कुछ लोगों का मानना है था कि जलाशय आया, और जलाशय आने के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोगों का कहना था जो आर्य लोग आए, आर्य लोग सारे के सारे इंडियंस को, या जो हड़प्पाई लोग थे, इनको मार डाले, तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः समाप्त हो गया। अब उसी सभ्यता के बारे में आज हम लोग धीरे धीरे खुदाई करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें अवशेष उनका प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे हम उनकी जानकारी लेते हैं। तो वही यहाँ पे आपका पहला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट में आपसे कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना जाता है, यानी कहने का मतलब ये है
ये जो हड़प्पा सभ्यता था कब से लेकर और कब तक ये जीवित रहा ये सभ्यता के लोगों ने। यानी कि एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे हम समय की जो शुरुआत मानते हैं, समय की शुरुआत कब से मानते हैं? 0 ईस्वी से, जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था तब से हम समय की शुरुआत मानते हैं। तो 0 ईस्वी से लेकर ये मान के चलिए 1 दिन से लेकर और ये 10 दिन तक ये सभ्यता विकसित रहा। तो हम पूछे इस सभ्यता का कार्यकाल क्या रहा, तो हम ऑप्शन में क्या बताएंगे? 1 दिन से लेकर और 10 दिन तक ये सभ्यता विकसित रहा या अस्तित्व में आया। तो ठीक उसी प्रकार ये जो कह रहा है कि माइनस, यानी कि 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक, यानी कि ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं हैं। यानी कि जब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे 2500 वर्ष पहले चले जाइए। ये कंसेप्ट मैंने आपको एक अच्छे वे में, अच्छे तरीके से बताया था, जो हमारी पहले हिस्ट्री की क्लास हुई थी उसमें मैंने शायद ये ईसा मसीह और ईसा पूर्व में क्या डिफरेंट है मैंने वहां पे बताया था। तो आप 2500 वर्ष पीछे चले जाइए, तो ये समय हो गया, और 2500 से लेकर और 1750 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले से लेकर और 1750 ईस्वी तक का जो समय रहा, इतने समय तक जो था वो हड़प्पा सभ्यता विकसित रहा। यानी कि इतने समय तक ये लोग विकास किए और जीवित रहे, और अंततः 1750 ईसा पूर्व में इन सारे के सारे लोगों का किसी कारणवश निधन हो गया। कारण क्या था? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भी जो समय काल होता है, ये जो समय काल है, ये भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। कोई बताता है आपका 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2750 से लेकर 1750, कोई 2500 बताता है। लेकिन आपको पता है कि एक कार्बन डेटी, एक C40 करके एक यंत्र है, जो पुराने से पुराने वस्तुओं का उम्र सीमा पता लगाने के लिए उसका हम लोग यूज करते हैं। यानी कि वो एक यंत्र है, एक मशीन है। उसी यंत्र के माध्यम से जो सिंधु सभ्यता का खुदाई हो रहा था, उसमें हमें कुछ साक्ष्य मिले। उसी साक्ष्य का कार्यकाल हम लोग देखें तो वो जो था लगभग 2500 से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक बताया। तो ये हम लोग एक एथेंटिक मान लेते हैं C40, यानी कि कार्बन डेटिंग के अनुसार, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्यकाल, यानी कि समय का विवरण हम लोगों ने जान लिया। बाकी अब हम जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि आखिर इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस सभ्यता के लोग जो थे, इस सभ्यता के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभ्यताएं जो थी वो विलुप्त हो गई थी। तो क्या ऐसा सोर्सेज हमें मिला, क्या जानकारी मिली जिसके बारे में हम खुदाई करते करते आज यहाँ तक पहुंच गए हैं कि इसका विस्तार लगभग समझिए अब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक हो गया है इस सभ्यता का विकास। तो इतने देशों तक हो गया है। एक ये बात बताइए, जो इतने डिटेल्स में हम लोग जा रहे हैं, क्या बोरियत तो फील नहीं हो रही है आप लोगों को? क्योंकि मैंने पहले बताया था, अगर आप कंसेप्ट बेस्ड जाते हैं तो एक पॉइंट को डिफाइन करने में काफी ज्यादा समय लग जाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश ये करता था कि फैक्ट बेस्ड आपको दिया जाए, ताकि वही जरूरत लो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हमें सहूलियत है ऐसे कंसेप्ट बेस पे हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोग ऐसे कंसेप्ट पे बात करेंगे, नहीं तो वैसे हम लोग फैक्ट पे भी बात करके आगे निकल सकते हैं। देखिए नंदिनी, मैंने अभी बताया ना कि अलग अलग विद्वानों की मान्यताएं अलग अलग होती है। 2600 ही नहीं, आप बहुत सारे बुक हो गए, जिसमें एक एथेंटिक बुक मान के चलिए ना, स्टैंडर्ड बुक जो हम लोग का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो उसमें अलॉट किया गया था बुक, उसमें भी लगभग वही, किसी में जो है, अब कुछ लोग वैदिक काल के बाद से वैदिक काल की जो शुरुआत हुई उससे पहले इसको मान लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2800 ईसा पूर्व से। तो कुछ लोग कहते हैं 2800 ही क्यों, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसकी उम्र सीमा या ये हमें बहुत प्राचीन लगता है। तो ये जो इतिहास होती है वो कल्पनाओं पे आधारित होती है, ठीक है। आपको पता है कि इतिहास में वास्तविकता कम होती है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो पूरे विश्व की इतिहास है, जो पूरे विश्व का इतिहास है, मतलब उसको अगर हम 100% मान लें, तो वो रिटन फॉर्म में मात्र हमारे पास 0.3% ही उस इतिहास को हम लोग लिख पाते हैं। वैसी घटनाएं जो इतिहास की है 100%, उन 100% के बारे में हम लोग ना ही लिख पाते हैं ना ही अध्ययन कर पाते हैं। मात्र उसका 0.3% इतिहास का हम लोग लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, पठन पठन पाठन करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए वो आप लोग ना देखें कि कौन से बुक में कितना दिया है। एक प्रमाणित जो है C40 का मानना है कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग क्या है मैंने बताया कि यंत्र है, और इस यंत्र के माध्यम से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता के, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन किए और उसी के अनुसार एक
कार्य हमें उसका जो अवधि बताया गया वही अवधि क्या था आपका 2500 से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक। अब रहा सवाल कि हमें इस सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। तो जानकारी प्राप्त का मुख्यतः देखिए 2 से 3 विद्वान का नाम आता है। एक आपने सुना होगा अलेक्जेंडर कर्निघन, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। क्या आप लोगों ने इसके पहले ये नाम सुना है? C40 अभी तो वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना ये परवेज जी। अभी तो हम लोग वो इसी C14 का ही यहाँ जिक्र कर रहे थे 2500। अब इसमें भी देखिए कुछ विद्वानों का मानना ये है कि ये 2750 2750 से लेकर और 1750, लेकिन अधिकतर सर्वमान C40 का जो मानना है वो वही है आपका 2500 से लेकर 1750। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ हमारा क्लियर हो गया। अलेक्जेंडर का निधन का आपने नाम सुना, एक जॉन मार्शल का आपने नाम सुना होगा, एक जॉन मार्शल का आपने नाम सुना होगा। क्या आप लोगों ने नाम सुना है जॉन मार्शल का? 3 विद्वान आते हैं, एक चार्ल्स मेसन, जॉन मार्शल और एक अलेक्जेंडर कर्निघन। इन तीनों के बारे में आप लोग देखेंगे। एक आते हैं जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, एक आते हैं चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन, और एक आते हैं कर्निघन। ठीक है, कर्निघन। तो आप लोग हमें ये बताएंगे कमेंट में इन तीनों में से कि वो इन तीनों में से कौन वो व्यक्ति था जिन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। जो आपको पता है कि जो एक भारत में ही जो एक रेलवे का प्लेटफॉर्म बिछाया जा रहा था, उसी की खुदाई के क्रम में एक उन्हें अलग प्रकार के ईंटें मिली थी। ठीक है, चलिए नंदनी बहुत सही, जॉन मार्शल। तो देखिए हुआ क्या, हमें अभी तक जो था वो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी हमें अज्ञात थी, यानी कि हमें सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, जब वो एक भारत में ही वही लगभग गोरखपुर से आगे कराची के बीच में जो है एक रेलवे प्लेटफॉर्म, जो रेलवे की पटरियां होती है, उस पटरियों का बिछाया जा रहा था। तो बिछाने के क्रम में खुदाई हुई। तो ये खुदाई कब हुई थी? 1855 के आसपास। अब कुछ लोग ये जिद पकड़ के ना रख लेंगे कि हमने कहीं 1856 पढ़ा है, क्योंकि ये इतिहास की जो ये कार्यकाल होती है ये प्रमाणित नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ लोग ये जिद ना पकड़ लेंगे कि हाँ हमने 1855-56, तो आप 1855-56 मान सकते हैं। तो 1855-56 में जो है वो कराची में रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी, उसी क्रम में जो इन्हें एक अलग प्रकार की ईंटें मिली थी। किनको? जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल को एक अलग प्रकार के ईंटें मिली। तो ये उस समय वहां के एक हेड थे, जो रेलवे कराची ट्रैक बिछाई जा रही थी, तो वहां के ये हेड थे। तो इन्हें एक अलग प्रकार की जो ईंटें मिली, तो इन्होंने कहा कि ये जो ईंटें है वर्तमान समय की, यानी कि वर्तमान की सभ्यता से मिलता जुलता नहीं है। तो ये 1855 के आसपास जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था, तो इन्होंने वहां पर ले जाकर दे दिया। कहा कि आप लोग थोड़ा इसके बारे में पता लगाइए, ये जो ईंटें हैं वर्तमान समय से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो उस समय तक 1855 में दिया गया, तो कहा गया अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ईंटें हैं कुछ अलग प्रकार की हैं होगी। तो उस समय उसको जो है प्रयोगशाला में वैसे ही रख दिया गया, उस पर ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया। फिर आगे चलकर देखा गया, लगभग 20वीं सदी में आया गया, यानी कि 1920 के आसपास जब आया गया, तो उस समय जो है अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का ये अधिकारी बने थे, यानी कि वहाँ के एक हेड मेंबर के तौर पे इन्हें चुना गया, जिन्हें पितामह भी कहते हैं। यानी कि पितामह का मतलब क्या होता है, हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, दादा, यानी कि वहाँ के हेड बने। तो इन्होंने कहा कि ये प्रयोगशाला में काफी लंबे समय से जो है ये ईंटें रखी हुई है। ठीक है, हाँ जी, उतना डिटेल्स में नहीं बताने हैं अफरीदी दी। ठीक है, तो जो इन्हें एक ईंटें मिली थी, तो इन्होंने जो अलेक्जेंडर कर्निघन थे, तो इन्होंने कहा कि ये जो ईंटें हमें मिली है एक अलग प्रकार की है, क्यों ना हमें इसके बारे में जानकारी लें, कैसी है, क्या है, कब की है। तो उसी ईंट पर इन्होंने प्रयोग किया और कहा, एक इन्होंने 7 सदस्यीय या 10 सदस्यीय करके, इसका जिक्र नहीं आता 7 थे या 10 थे, अप्रोक्स 7 या 10 के आसपास इन्होंने एक मेंबर बनाया, और उस कराची वाले स्थान पे, यानी कि हड़प्पा नामक स्थान पे इन्होंने सर्वप्रथम कुछ मेंबर में भेजा, और उस मेंबर के जो अध्यक्ष थे, उस मेंबर के अध्यक्ष किनको बनाया गया जी? जो ईंट की खोज में निकले थे, जो अलेक्जेंडर कर्निघन के द्वारा 1920-21 में एक
सदस्यीय मेंबरशिप बनाया गया और उस मेंबरशिप के माध्यम से भेज दिया गया और वहां पे जाकर लोगों ने खुदाई किया। आसिफ सर, हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पुण्यतः इंग्लिश रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें जो है वो इंग्लिश में बता सकता हूँ, लेकिन पुण्यतः अगर आप लेक्चर इंग्लिश में सोचेंगे तो मैं उसको प्रोवाइड नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पुण्यतः इंग्लिश रहा है, सॉरी हिंदी रहा है, और मैं इंग्लिश उतना ही जानता हूँ जितना मेरे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक इंग्लिश में जानकारी है, बाकी मैं लेक्चर इंग्लिश में प्रोवाइड नहीं करा सकता, ठीक है। तो देखिए, तो ये हुआ। तो इन्होंने एलेक्जेंडर कर्निघन जो थे वो 1920 या 21 के आसपास एक मेंबरशिप बनाया और इन्होंने वहां पे कराची के आसपास इन्होंने भेज दिया। अब धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ, खुदाई हुआ, और खुदाई होने के बाद जो है एक हमें कुछ वहां से और भी अवशेष मिले जो सिंधु सभ्यता को प्रमाणित करते थे कि हाँ ये जो है हमें सिंधु सभ्यता से कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है। तो इन तीनों लोगों के योगदान से, ये कौन थे, जॉन मार्शल, चार्ल्स मेसन और एलेक्जेंडर कर्निघन। तो जॉन मार्शल ने क्या किया, ये पुरातत्व को सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दिया, और आगे चलकर ये जो कर्निघन थे इन्होंने चार्ल्स मेसन के सदस्यता में भेजे, और इन्होंने जाकर वहां पे खुदाई किया, और इन्होंने खुदाई करने का ऑर्डर किया, किसे दिया था आप लोग बताएंगे। चार्ल्स मेसन जो थे वो हड़प्पा नामक स्थान पे सर्वप्रथम खुदाई करने के लिए ऑर्डर किने दिया था, यानी कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम उस स्थान पे कुदाल चलाए थे। चलिए, दयाराम साहनी, बहुत सही नंदनी। तो ये जो दयाराम साहनी थे इन्होंने 1920-21 में, ठीक है, इन्होंने खुदाई कराया कहाँ पे, हड़प्पा नामक स्थान पे। फिर उसके एक वर्ष बाद, अगर हम 20 मानते हैं तो यानी कि 1921 में जो थी आर डी बनर्जी के द्वारा, याद रखेंगे आप, आर डी बनर्जी के द्वारा कहाँ पे खुदाई कराया गया, आप लोग कमेंट बताइए। हाँ जी आसिफ, इंट्रेंस एग्जाम आपके बोथ लैंग्वेज में मिल जाएंगे, दोनों। वो इंट्रेंस एग्जाम वो होता है जो आपके बाईलिंगुअल आते हैं, उसके लिए आप टेंशन ना ले। क्वेश्चन ये है मेरा कि 1920 में हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक। ठीक उसके एक वर्ष बाद आर डी बनर्जी के द्वारा किस स्थान पे खुदाई किया गया था। हाँ जी, आर डी बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी के द्वारा 1921 में किस स्थान पे खुदाई किया गया था। मोहनजोदड़ो, बहुत अच्छे आसिफ, बहुत सही। तो मोहनजोदड़ो पे ये खुदाई किया गया था, ठीक है। तो ये लगभग बेसिक हो गई। अब वहीं पे जब वो 1920-21 में हड़प्पा की खुदाई हो गई, और हड़प्पा जो आपको पता ही अभी वर्तमान में, पहले ये इंडिया में हुआ करता था लेकिन अभी जो है वर्तमान में पाकिस्तान के माउंट मोगरी जिले के रावी नदी के किनारे ये स्थित हो गया, ठीक है। तो ये अभी यहाँ से जो है वो क्योंकि पहले 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके पहले पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था, तो उस समय वो भारत में उसको काउंट किया जाता था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये जो है हड़प्पा नामक स्थान अब वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, और ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो गई 1921 में। अब धीरे धीरे हमें जो थी वो सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती चली गई, और वहां से हम लोग अध्ययन करते चले गए। ये थोड़ी सी इतिहास थी हमारी सिंधु सभ्यता के बारे में, और ये जो 3 से 4 नाम आपके सामने आए इसे आप लोग नोट कर लेंगे। एक आर डी बनर्जी का, ठीक है, और एक ये जॉन मार्शल, एक चार्ल्स मेसन और एक एलेक्जेंडर कर्निघन, तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये थी जानकारी, हमें नहीं लगता है इनफ है, लेकिन बेसिक थोड़ी सी जानकारी थी जो आपके काम आ सकती है। देखिए अफरीदी, मैंने पहले कहा कि ये डाउट होता है, 1922 आप टिक ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बिहार बोर्ड देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको पता है हम भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो जब हम लोग भी बिहार में थे तो सर्वमान्य जो आंसर की बिहार बोर्ड की आती थी उसमें जो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई मानी जाती थी मोहनजोदड़ो को, वो 1921 ही मानी जाती थी, ठीक है। तो जहां आपको दे दे 1921 और 22, वहां पे आप 1921 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, जिसमें कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन सामान्यतः नहीं पूछा जाता है,
लेकिन जब अगर अगला व्यक्ति बता रहा है कि इस डेट को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं और मैं इसको प्रमाण दे रहा हूँ, क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जो बिहार बोर्ड का आंसर की होता है, वैसे ऑफिशियल तो नहीं डाउनलोड होता, आउट होता है, लेकिन जो लोग चेक करते हैं उनको ऑफिशियल आंसर की मिलता है। तो मुझे पता है क्या था उसका आंसर की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उससे अटैच था, जुड़ा हुआ था। तो वहां पे जो था वो बिहार बोर्ड का मानना ये है 1921 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। हो सकता है इसमें स्टैंडर्ड बुक में 1922 आपको मिले, 23 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्योंकि कल्पनाओं पे होती है, कुछ इसका ऑथेंटिक साक्ष्य नहीं होता है, इसलिए हम कुछ नहीं मान सकते। और इस तरह से क्वेश्चन जो सस्पेक्टेड होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आप लोग ज्यादा तनाव ना लीजिए। बाकी और कोई इसमें दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंदिनी, हमें लगता है कि इस समय ये बातें करना थोड़ा सा सही नहीं है। सीट कितना रहता है, क्या रहता है, ये सब छोड़ दीजिए। सामान्यतः आपका 4500 से 4600 सीट रहता है, जिसमें सभी कोर्सेज के लिए होता है, बीए वालों में। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करना, हमें लगता है क्लास से हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। अब आपका कुछ क्वेश्चन होगा, फिर कोई और क्वेश्चन, ये हम लोग इसके लिए सेशन रखते हैं, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं। इसमें ये बताइए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, इसका विकास क्रम क्या रहा, अवधि क्या रहा, इसमें कोई दिक्कत आपको तो बोलिए। कोई दिक्कत या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। कोई दिक्कत? चलिए, तब हम लोग जो है वो आगे आप मूव ऑन करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके लिए पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके लिए है, यहाँ पे देखेंगे, हड़प्पा नामक पूरा स्थल तो किस सभ्यता से संबंधित है? अभी हमने बताया, आपके सामने जो है वो हड़प्पा आए, या हड़प्पा नामक स्थान हो गया। तो ये किससे? सिंधु सभ्यता। आपको मैं यहाँ पे एक स्पष्ट कर दूं, सिंधु सभ्यताओं को भी कई नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को अगर आप, हमें उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो सिंधु सभ्यता है, इसको कई नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ पे देखेंगे कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये चार नाम आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग इस पे भी बात कर सकते हैं, सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पे, मैंने अभी जिक्र इसका किया, ये जो हड़प्पा नामक स्थान था, सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही इसकी खुदाई की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम से जाना जाता है। ये हड़प्पा नामक जो स्थान है, वो सिंधु नदी के किनारे है। अभी हमने बताया, ये जो हड़प्पा नामक स्थान है, पाकिस्तान के माउंट मोगरी जिले के में हो गया, और ये जो रावी नदी किनारे स्थित है। और कहीं ना कहीं इसका विकास जो है, अधिकतर विकास हमें सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। और ये सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था, तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज्यादा शीशे का प्रयोग हमें करते हुए देखा गया था। क्योंकि इस समय हमें, आपको पता है कि धातु उतने अच्छे तरह से अस्तित्व में नहीं आए थे, और इस समय सिंधु सभ्यता के लोगों को यहाँ तक कि लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा कांसे का यानी कि शीशे का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और ये पूछा हुआ है पॉइंट, याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, यानी कि यही एक वैसा में सभ्यता का प्रमाण मिला है जो विश्व में यहाँ पे नगर का हमें प्रमाण मिला है। और वो भी नगर उतने स्वच्छ थे, जो इसके आसपास की जो भी स्थानें थी, इतने स्वच्छता थी, इसके किनारे नालियों की व्यवस्था की गई थी। आगे आपको मिलेगा जो जो जिसके स्थान थे, जैसे चाउंद्रो हो गए, मोहनजोदड़ो हो गए, बनावली हो गए, ये सब अच्छे अच्छे शहर थे। और जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ का एक सेंटर था, यानी कि एक ईपी सेंटर के रूप में ये विकसित था, वहाँ की राजधानी हुआ करती थी।
जो लिपि किस प्रकार की थी, तो याद रखेंगे भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो आपकी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या हुआ, देखिए कई प्रकार की लिपियां होती हैं। जैसे अभी वर्तमान की हमारी जो लिपि है यानी कि भारतीय सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, जो भारतीय सभ्यता की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक इसी प्रकार से पूछ रहा है कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो कौन सी थी, तो इसको हम लोग भाव चित्रात्मक, और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है जो वो पिक्टोग्राफी होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था, तो पुरातात्विक खुदाई। मैंने अभी बताया कि खुदाई के दौरान यानी कि पुरातत्व की जो पुरातत्व वेदा थे उन्होंने ही खुदाई किया, और खुदाई के दौरान कुछ हमें यहाँ से जानकारियां प्राप्त हुई, उसी के माध्यम से हमें सिंधु सभ्यता की स्रोत यानी उनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। आगे आप देखेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। यानी कि ये मृतकों का टीला क्या होता है, ये जो मोहनजोदड़ो था यहाँ पे जितने भी शमशान घाट हुआ करते थे, ठीक है, तो शमशान घाट हुआ करते थे, जितने लोगों का निधन हो जाता था, जो लोग उनका जो अंतिम संस्कार वगैरह हुआ करता था, तो वहीं पे ये मोहल्ले इसे कहा गया मृतकों का टीला। यहाँ पे अधिक से अधिक मृत लोगों को जलाया या दफनाया जाता था, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, आगे आप देखेंगे सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से। यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक युग क्या है, अभी हम लोग इतिहास का काल विभाजन हमें लगता है ठीक ढंग से हम लोग नहीं देखा है। वहां पे आप जाएंगे इतिहास का काल विभाजन, तो वहां पे कई कई आधार पे, यानी अगर साक्ष्य के आधार पर देखा जाए तो इतिहास को भी 3 से 4 भागों में विभाजित किया गया है। वहां पे उसके कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, उसी में एक आद्य इतिहास युग होता है, उसी युग की ये सभ्यता है। तो अब वो कौन सा है, हमें लगता है अगर उसको बताया जाए तो 15 से 20 मिनट उसी पर लग जाएंगे, तो वो कोई काम का नहीं है, तो उसे हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूरे आर्य काल से। जो आर्य काल हो गया, तो आर्य काल के बाद जो है हमें सिंधु सभ्यता की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, तो इसी काल से हमें मिलता है। आगे आप देखेंगे सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आर्य काल हमें फिर से मिलेगा आगे। ठीक है नंदनी, आर्य काल वैदिक काल ये हमारी एक अलग टॉपिक है, तो हम लोग बेहतर होगा कि वहां पे हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, आर्य काल वैदिक काल ये सब हमें अलग मिलने पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ तक की जो हमारी सेशन थी, लेक्चर थी, अच्छी लगी होगी। और कैसी लगी आप लोग को ये बताइए, और आगे हम लोग फिर से कल या परसों फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, अपने इसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और हमें लगता है कि थोड़ा बहुत अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर समय दिए तो थोड़ा ना बहुत आप लोग को अच्छा लगा होगा। और हम कोशिश ये करेंगे, थोड़ा सा ये बेसिक था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेसिक वे में क्या है कैसे शुरू किया जाए, इससे और भी विस्तार में किया जा सकता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक बनते हैं, ये जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। और आज के बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा रोजा चल रहा है, तो इस समय रोजे के हालत में थोड़ा सा अंतिम स्थिति पे आदमी आ जाता है, नहीं बोल पाता है। फिर भी मैं कोशिश किया, क्योंकि मुझे वैसे मुझे पता नहीं था इस सेशन के बारे में कि सेशन है। जावेद भाई साहब ने मुझे कुछ समय पहले बताया कि हाँ सेशन मैंने रख दिया है, फिर से थोड़ा जाइए आप क्लास ले लीजिए, तो फिर मुझे आना पड़ा। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे। सर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम है, सिंधु सरस्वती। देखिए आपको जो ये सिंधु सभ्यता है इसके कुछ प्रमुख नगर भी हैं। जैसे वर्तमान समय में जो हमारी भारतीय भारत हो गया, तो भारत में हमारे कुछ स्टेट हो गए हैं ना, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ऐसे ऐसे। अब वो राज्य के अंतर भी आएंगे तो अपना कुछ अलग क्षेत्र हो गया, जैसे गोपालगंज हो गया, छपरा हो गया। इसी तरीके से कुछ हम नामकरण देते हैं। तो इसी में कुछ, अब जैसे हम कह दे पटना किस नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसी प्रकार के जो सिंधु सभ्यता का जो कुछ स्थान थे वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। अब ये भी हम लोग जानेंगे कौन सी सभ्यता, जैसे मान के चलिए मोहनजोदड़ो हो गया, ये रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थान, ये कहीं ना कहीं नदियों के किनारे जो बसा हुआ था, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं। तो इसी का हमें उसका नामकरण दे दिए कि इस सभ्यता के नाम से इसको जाना जाएगा, इस सभ्यता। लेकिन जो प्रमाणित नाम है वही 4 से 5 है, वही आपसे पूछेगा। ये सरस्वती ये सब लगभग 9 के बराबर पूछेगा। गंगा नदी हो गया, सरस्वती हो गया,
राबी हो गया, इरावती हो गया, विष्णु, ये सब नदी के किनारे बसे हुए स्थान थे। लेकिन इतना आप लोग को उस पे ये नहीं करना है कि हाँ इसको रटे, उससे कोई फायदा नहीं, ना ही पूछने वाला है। हाँ ये पूछेगा ये शहर किस नदी के किनारे स्थित था, ये शहर किस, या इस नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो पूछिए। बाकी और कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट है? चलिए, तो आई होप कि कोई डाउट आप लोग का नहीं है, और आप लोगों ने आप अपना कीमती समय दिया, यहाँ आए, क्लासें किए, आपको भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा इस क्लास के माध्यम से। और मैं देखता हूँ कि क्लास को अगर आप लोग का इजाज़त हो तो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए या यहीं पे छोड़ दिया जाए, बताइए। अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तो इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो यहीं से छोड़ दिया जाए, कर दिया जाए। चलिए, तो इसे हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। बाकी कल से हम लोग एक अच्छे वे में तैयार पढ़ें, कल से क्या वो देखते हैं, वही जो भी एक फिक्स समय आप लोग का हो वहाँ से हम लोग तैयारी को करते हैं। जब तक के लिए देखिए, और हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल और सेटअप अच्छे से नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी टीचमेंट का ये आप लोग का समझिए कि आप ही लोग पहले वैसे स्टूडेंट जो आपके लिए जो है इस सेशन को लाया गया और टीचमेंट ऐप का यूज किया गया। नहीं तो पूर्णतः जो हमारी पहली क्लासेज थी वो हम लोग का ऐप पे ही चलती थी, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से क्लासेज चलती थी उसमें लाइव। और हाँ, याद रखेंगे कि जो हम लोग का एवरी संडे है, संडे या बीच में जब भी लगेगी तो हम जो है एक क्यूज सेशन के तौर पे जो है हम अपनी सेशन को रखेंगे, और वहाँ पे आपसे क्यूज टाइप पे हम लोग लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे सभी लोग जाने हम लोग कैसे तैयार। टाइम यही रहेगा, टाइम जो भी रहेगा आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, टाइम क्या है, कैसे क्लासे रहेगा, वो आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब तक आप लोग जाइए, जब तक के लिए बाय।